हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा आज फिर बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और इस बार मैं वीडियो बहुत लेट लेके आई हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से को सॉरी बोलना चाहती हूँ। पर अब कंटिन्यूटी में आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी कि पहले वो वाले चैप्टर्स आप लोग तक पहुंचा दिए जाए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं उसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप लोगों की जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप वो शॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। या उसके बाद कोई क्वेरी रह जाता है आपका, वीडियो पूरा देखने के बाद भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाती रिलेटेड चैप्टर से, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्यूशन उनका आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग। और ये जो चैप्टर है इसमें दो तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं हमेशा, तो मैं इस चैप्टर को आप लोगों तक दो पार्ट में आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। आज मैं पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी। और पार्ट 2 जल्द ही मैं आप लोगों तक इसको शेयर करूंगी, यानी थर्सडे को मैं आप लोगों को पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को फिर से बोल देती हूँ कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो को बहुत कम टाइम में यानी शॉर्ट में आप लोगों तक जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ और शॉर्ट टाइम में वीडियो को कवर कर सकूँ, ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने जा रही हूँ, यानी विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति। इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की है, क्यों बनाई गई है, क्यों बनाई जाती है, क्या क्या इसको इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिससे प्रभावित होकर इफेक्टेड होकर हमारी फॉरेन पॉलिसीज, हमारे मिनिस्टर, खासकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिलकर बनाते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ये फॉरेन पॉलिसीज बनाते हुए, ये सब बातें आप लोग का जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग का इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग इस पेपर में। पॉलिटिकल साइंस का थर्ड ईयर में जो आपका पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो पूरी दुनिया का संबंध एक दूसरे के साथ कैसी है, किस तरीके की वे विदेश नीतियां बनाते हैं, ये सब कुछ परिभाषा में लगभग एक जैसी आएगी। पर आप लोगों के जो चैप्टर है, सिलेबस है, उसमें भारतीय विदेश नीति यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है। जो भी इसकी अभी मैं थोड़ी बहुत विशेषता बताऊंगी, डेफिनेशन खासकर, वो सभी देशों की विदेश नीति यानी सभी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन लगभग एक जैसी होती है। पर जब भारतीय विदेश नीति की बात की जाती है, इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है, तो सभी देशों से अलग मिलती है। सभी देशों की विदेश नीतियां अलग अलग होती है, पर हमारे देश की बहुत सारी पॉजिटिव बातें हमारे फॉरेन पॉलिसीज की, तो वो बहुत शानदार चीजें हैं जो आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगी। और आप लोगों ने सुना भी है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी होता क्या है। जो मैंने भी बताया कि एक जैसी डेफिनेशन होती है, एक जैसी परिभाषा होती है फॉरेन पॉलिसी की, उसको मैं अभी आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ। उसके बाद जो हम भारतीय विदेश नीति की जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं विदेश नीति को बनाते हुए, जो हमारी गवर्नमेंट फोकस करती है, ध्यान में रखती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कारक तत्व है जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है, इफेक्टेड करती है, तो वो फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, अभी मैंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है उसको आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की, या बोला जा सकता है कि फॉरेन पॉलिसी संप्रभु राज्य यानी सॉविनन जो स्टेट है, जो आज़ाद है पूरी तरीके से। और आप लोग को पता है कि स्टेट के पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, उसकी अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, अपना एरिया होना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए और अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं कोई भी डिसीजन ले सकूं। उस देश की गवर्नमेंट अपने लिए कोई भी डिसीजन ले, अपनी कैसी भी अपनी नीतियां बनाए, तो वो संप्रभु यानी सॉवरेन कंट्री या राज्य स्टेट कहलाती है। तो फॉरेन पॉलिसी वो ही देश बना सकती है, यानी अपने लिए अपनी नीतियां वही निर्धारित कर सकती है, बना सकती है, जो पूरी तरीके से संप्रभु राज्य हैं, जो पूरी तरीके आज़ाद है, स्वतंत्र है, जो पूरी तरीके से सॉवरेन स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये सेम डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी की कि अपनी
प्रत्येक संप्रभु राज्य की अपनी विदेश नीतियां होती हैं। जितने भी सॉवरेन स्टेट हैं उन सबकी अपनी अपनी विदेश नीतियां, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। और इसी तरीके से भारत की भी अपनी विदेश नीति है, अपनी फॉरेन पॉलिसी है। और ये पॉलिसीज, ये नीतियां कुछ ना कुछ तत्वों को ध्यान में बनाई जाती हैं, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है इफेक्टेड फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती हैं, उनको हमेशा फोकस करके उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है। तथा विदेश नीति को बनाने के लिए जो एक उत्तरदायी कारक होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, लगभग बदलते रहते हैं। इसलिए विदेश नीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आप लोगों को अभी मैं डिस्कस करूंगी, जैसे जैसे आप लोगों का ये चैप्टर आगे आगे बढ़ता रहेगा, आप लोगों को पता लगता रहेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी हमेशा एक जैसी नहीं रही है। 1947 में हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। उसके बाद से लेके अभी 2020 तक हमारी फॉरेन पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो निर्धारक तत्व ऐसे होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती, जैसे कि भौगोलिक, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक कारक है जो प्रभावित करने वाला, जो इफेक्टेड करने वाली फॉरेन पॉलिसीज को है, एक फैक्टर ज्योग्राफिकल, वो चेंज नहीं हुआ बाकी। और हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री चेंज नहीं हुई है, बाकी हमारा कल्चर चेंज हो गया है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेंज हो गया है। और जो एक पर्सनालिटी, लीडर की पर्सनालिटी बहुत इफेक्टेड करती है फॉरेन पॉलिसी को, वो हमेशा चेंज होता है। 5-5 साल पे अलग अलग लीडर आते हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री आते हैं। देखा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री कौन सी आइडियोलॉजी के हैं, कितने स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांगली हमारे कंट्री को बाहर के देशों के सामने प्रेजेंट करते हैं, कितना मनोबल बना के रखते हैं हमारे देश की जनता का, और बाहर हमारा कितना सम्मान बना के रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें चेंज होती रहती है। एक हिस्ट्री चेंज नहीं होती, दूसरा ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है, रीजन है, वो चेंज नहीं होते। तो वही बात की गई है कि फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने वाले, इफेक्टेड करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, निर्धारक तत्व होते हैं, वो अक्सर चेंज होते रहते हैं आपस में। ठीक है, लगभग सभी देशों में, खासकर भारत की विदेश नीति को बनाने के लिए या प्रभावित करने वाले फैक्टर ये हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। हिस्ट्री यानी इतिहास, कैसा इतिहास रहा है हमारा, उसके बिहाफ पे हमारा फॉरेन पॉलिसी बनाया गया है। हमारा कल्चर को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा कल्चर डेवलपमेंट किस तरीके से हो, हम कैसी फॉरेन पॉलिसी बनाए, कैसी नीतियां बनाए दूसरे देशों के साथ, और किन किन देशों के साथ अपनी अच्छी नीतियां बनाए, किन किन देशों के साथ नकारात्मक संबंध बना सकते हैं, ताकि हमारे कल्चर को ज्यादा इफेक्ट ना हो, हमारे कल्चर का डेवलपमेंट हो। या हम लोग कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हमारा कल्चर कितना लो जा रहा है या हमारा कल्चर कितना डेवलप हो रहा है, ये सब ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक नीति यानी इकोनॉमिकल जो फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड करने वाला फैक्टर है। सबसे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी जब बनती है तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। या कोई भी कंट्री जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखती है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो मैं अभी आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस किया, नेता का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, लीडर की पर्सनालिटी कैसी है, यानी भारत में जो प्रधानमंत्री है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कितने स्ट्रांग रहे हैं, स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट कर पाए हैं दूसरे देशों के सामने, तो वहां भी हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्टेड होती है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज के जो जितने भी इफेक्टेड फैक्टर्स हैं, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को जो भी फॉरेन पॉलिसी का हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, एम रहा है, सिद्धांत रहा है, हमारे प्रिंसिपल्स रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि जब भी फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर आप लोग अटेंड करेंगे एग्जाम में तो इंट्रोडक्शन अटेंड करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव अटेंड करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या रहता है विदेश नीति को, भारतीय विदेश नीति को बनाने के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स रहे हैं, कौन कौन से सिद्धांत हम लोगों ने अपनाए हैं, उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आप लोग को पॉइंट्स वाइज समझाऊंगी कि कौन कौन से निर्धारित करने वाले तत्व हैं, यानी इफेक्टेड करने वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत ने जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है और जब जब अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे भी बनाता रहा है, बनाता रहेगा, वो इंटरनेशनल पीस की बात करता है हमेशा, कि शांति प्रिय देश है, आप लोगों को पता है भारत, तो हमेशा अपने देश में भी शांति बनाए रखने की कोशिश करता है और बाहर के देशों के साथ भी अपने शांति प्रिय संबंध को बनाए रखने की बात करता है। सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव, यानी सिक्योरिटी, अपनी भी सिक्योरिटी चाहिए भारत को और दूसरे देशों की भी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्ष यानी नेम बनाया, सार्क बनाया, आसियान का मेंबर बना, G20 का मेंबर बना, WTO का मेंबर बना, UNO का मेंबर बना। तो इन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा फॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का प्रयत्न, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, डिस्प्यूट है इंटरनेशनल, उनको हमेशा यूएनओ सुलझाता है, यूएनओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और यूएनओ को हमेशा जो रिलेवेंट डिस्प्यूट रहे हैं जहां जहां, वहां पे हमेशा इंडिया ने यूएनओ को सपोर्ट किया है। और जहां जहां लगा है कि इंटरफेयर किया गया है किसी कंट्री का दो देशों के बीच में, वहां पे इंडिया ने, भारत ने उसकी आलोचना भी, उसको क्रिटिसाइज भी किया। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था तो इंडिया ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो इस तरीके का भारत ने हमेशा रुख रखा है, पहलू रखा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना यानी इंटरनेशनल लॉ जो है, जो यूएनओ से प्रोवाइड किया जाता है, यूएनओ द्वारा दिया जाता है, उसका हमेशा ध्यान रखता है, कोई भी उल्लंघन नहीं करता है। क्योंकि भारत हमेशा शांति प्रिय और अनुशासन रूल्स के साथ चलने वाला देश माना जाता है। पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ इसको प्रिंसिपल या सिद्धांत कहा जा सकता है, पंचशील। ये नेहरू जी ने बनाया था। एक बात मैं आप लोग को और बोल देती हूँ जो आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं कि जब भी भारतीय विदेश नीति की बात आती है तो हमारे नेहरू जी का नाम सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, सबसे पहले दिमाग में उन्हीं का नाम आता है। क्योंकि भारतीय विदेश नीति को सबसे पहले जो निर्धारित किया गया था, बनाया गया था, वो नेहरू जी ने बनाया था। और नेहरू जी ने भारतीय विदेश नीति को बनाते हुए पंचशील का नाम दिया था, पंचशील का सिद्धांत का नारा दिया था। पंचशील यानी वही शांति प्रिय देश, किसी देश के मामले में उल्लंघन, बीच में इंटरफेयर नहीं करना, शांति कायम रखना, अपनी भी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा करना, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सबके डेवलपमेंट के का ध्यान रखना, यही सब पंचशील में शामिल किया गया। और साथ साथ भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन रहा है और अब जो प्रेजेंट में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, संगठन बन गया, इसका समर्थन किया। बल्कि भारत ने पहल की है गुटनिरपेक्ष बनाने की। और गुटनिरपेक्ष क्यों बना, कैसे बना, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहे हैं, और फिलहाल जो इसका ऑब्जेक्टिव था, बनने का पर्पस था सबसे बड़ा, कि उस समय जब भारत आजाद हुआ, अपने फॉरेन पॉलिसीज बनाई 1947 में, उस समय दुनिया दो गुटों में बटी थी, यूएसए, यूएसएसआर, यानी कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। उस समय भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहती थी, अपनी पूरी तरीके से स्वतंत्रता के साथ अपनी डेवलपमेंट चाहती थी। तो उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अब तो बोला जाता है कि 1990 जब यूएसएसआर टूट चुका है, उसके बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों है, क्या रिलेवेंस है इसका, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का विदेश नीति में इसके ऊपर भी आता है कि आज यूएसएसआर के जाने के बाद, विखंडन होने के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बना हुआ है। तो ये मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। पार्ट 1 में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि विदेश नीति क्या होती है, भारत की विदेश नीति किस तरीके की रही है, इसका सिद्धांत या उद्देश्य क्या है, और इसको इफेक्टेड करने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, इसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। और पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, भारत ने इसको क्यों बनाया, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, यानी इसके क्या उद्देश्य थे, इसके क्या प्रिंसिपल्स थे, और ये प्रेजेंट में क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों ये आज भी बना हुआ है। तो ये मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इन दोनों के ऊपर ही इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। फॉरेन पॉलिसीज की बात करो या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है जिसको अलग से 20 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको मैं अलग से इसका आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो थर्सडे को लेके आने वाली हूँ मैं, उसको मैं नेम के ऊपर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऊपर लेके आऊंगी, जो पहले आंदोलन था पर 1990 के बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं हम लोग और पॉइंट्स आपके, कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज का। प्रत्येक साम्राज्यवादी विचारों का विरोध करना, यानी साम्राज्यवादी विचार कौन से होते हैं, जो कॉलोनी बनाना पसंद करते हैं, यानी हड़पना, दूसरे देशों को हड़प लेना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना इफेक्ट डाल देना, अपना प्रभाव डाल देना। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रही है, इसी तरीके से इन चीजों का खंडन करता है, हमेशा इन बातों को प्रोटेस्ट करता है इंडिया, कि भाई कोई भी दूसरों की संप्रभुता का या दूसरों की सॉवरेनिटी, स्वतंत्रता को खंडन नहीं करेगा। इन बातों का हमेशा इंडिया ध्यान रखता है। यूएनओ को मजबूत करने की बात करता है। यूएनओ जो 1945 के बाद बनाया गया, और ये सोच के बनाया गया है, ये आपके चैप्टर में यूएनओ भी है, मैं इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊंगी,
कि यूएनओ को बहुत पावरफुल बनाया जाए। पहले लीग ऑफ नेशन की तरह नहीं कि कोई उनको पावर नहीं दी गई और अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में एक संगठन बना दिया गया था। और हमारा रिजल्ट क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे सामने था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ बना तो हमेशा जिन्होंने यूएनओ को बनाने में मेजर रोल अदा किया था, उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी, स्टालिन ने, रूजवेल्ट ने, चर्चिल ने, उन्होंने ध्यान रखा। और खासकर भारत भी इस बात का समर्थन करता है कि यूएनओ को बहुत स्ट्रेंथफुल यानी पावरफुल बनाया जाए। इनकी जो भी कानून है उनका कोई देश उल्लंघन ना करे, उनको फॉलो करे, अच्छे से फुलफिल करे, तभी अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम की जा सकती है। और भारत ने अपनी अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की है। ठीक है, उसके बाद मैत्रीपूर्ण व सह अस्तित्व की नीति, यानी ये भी एक सिद्धांत है हमारा, पंचशील के अंदर आता है कि मित्रता की बात करता है सभी देशों के साथ, और सह अस्तित्व यानी सबके एग्जिस्ट की बात करता है, सबकी का ही अस्तित्व होना चाहिए। जितने भी देश हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी के बीच देश के बीच में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है, सभी का ख्याल रखना है, सभी का रिस्पेक्ट करना बनता है। तो ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ सिद्धांत, कुछ ऑब्जेक्टिव भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखे हुए हैं, जो आप लोग का जान लेना बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। मैं आप लोग को पॉइंट मैंने सिर्फ नोट करके दिखाया, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और आप लोग जब भी एग्जाम अटेंड करेंगे तो इसको अच्छे से आप लोग को राइटिंग में एक्सप्लेन करना है। अभी मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, आप लोग इसको राइटिंग में एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर 20 नंबर के अकॉर्डिंग बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा नोट प्रोवाइड नहीं किया इस बार आप लोगों को, ताकि आप लोग का वीडियो बड़ा ना हो और आप लोग कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाए। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति के निर्माण के तत्व यानी निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, ये भी बोला जा सकता है, या निर्माण के तत्व हैं, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है। मेजरली क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका आंसर है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए, कुछ सिद्धांत बताए, कुछ उद्देश्य बताए भारतीय विदेश नीति का, जो बनाते हुए हमेशा ध्यान रखा जाता है। और ये प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इफेक्टेड करने वाले तत्व हैं। इसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी कभी कभी एक जैसी दिखाई देती, कभी कभी बदलती हुई दिखाई देती है, फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस दिखाई जाता है। तो पहला भौगोलिक तत्व, ज्योग्राफिकल रीजन, मैंने पहले बताया, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं देखा जाता है। भौगोलिकल रीजन एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए। हमारी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है किस तरीके का, कि 3 तरफ से भारत हिंद महासागर से घिरा हो, एक तरफ से हिमालय से। ये एक तरह से हमारे लिए वरदान भी है कि चाइना से या यूएसएसआर के हमले से, यूएसएसआर तो कभी हमला नहीं करता, पर चाइना है जो कम्युनिस्ट कंट्री उस समय पे थी, कोल्ड वॉर के समय जब 2 गुट में दुनिया बटी हुई थी, तो उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी ये एक वरदान था कि हिमालय हमारी रक्षा करता है चाइना जैसी या दूसरी आइडियोलॉजी वाली कंट्री से। और समुद्र भी बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है। पर आने वाले समय के साथ साथ समुद्रों में बहुत सारे ऐसे महाशक्तियों के द्वीप देखे जाते हैं, महाशक्तियों की का स्थायित्व देखा जाता है। महाशक्तियों ने अपना वहाँ ना कोई जो हिंद महासागर है वहाँ पे कोई ना कोई कब्जा किया हुआ है। जैसे अमेरिका का हिंद महासागर के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। चाइना का कोई लेना देना नहीं है, हिंद महासागर के साथ उनका कोई बॉर्डर टच नहीं होता, फिर भी चाइना ने हिंद महासागर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए भारत हमेशा कोई ना कोई पॉलिसीज ध्यान रखता है, कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनाता है। खासकर हिमतेक्ष ऐसा संगठन है जो हिंद महासागर के साथ टच वाले देश हैं, उनके साथ उन्होंने संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ताकि उन देशों की भी और भारत की भी सुरक्षा की जा सके। और आप लोगों ने मोतियों की माला सुना होगा। चाइना ने भारत को मोतियों की माला हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरने के लिए मोतियों की माला सी बना ली है। चाइना ने हर तरफ से घेरा हुआ है। चाइना का हिंद महासागर के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हिंद महासागर में बहुत जगह पे उनका कब्जा देखा जाता है। तो भारत को अपनी ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन के लिए ऐसी फॉरेन पॉलिसी को बनाना पड़ता है ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। उसमें से एक एग्जाम्पल है हिमतेक्ष ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, जिसमें हिंद महासागर की सुरक्षा की बात की जाती है, यहाँ पे नजर बनाए रखा जाता है। ठीक है, दूसरा गुटबंदियों की जब बात की जाती है तो मैंने आप लोग को बताया कि जब भी विदेश नीति भारत की पहली बनाई गई थी उस समय पे कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। भारत जो पावर अलायंस थे, कहने के लिए यूएसए यूएसएसआर, भारत किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता था, ना कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहता था, ना लिबरल कंट्री पूरी तरीके से बनने के पक्ष में था, क्योंकि उस समय पूरी तरीके से भारत अभी भी आज़ाद हुआ था। वो अपनी डेवलपमेंट देखना चाहता था और एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड कंट्री था। भारत किसी भी गुट को नाराज नहीं करना चाहता था अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो गुटबंदियों से बचता रहा है भारत। और इस
गुटबंदियों से बचने के लिए भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को उस समय पर बनाया था, नेम को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, विचारधारा का प्रभाव, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर आइडियोलॉजी का हमेशा इफेक्ट देखा गया है कि कभी समाजवादी यानी सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी देखी गई है, 1990 के बाद लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी देखी गई है, तो फॉरेन पॉलिसी में ये चेंजेस देखे गए हैं। और डेमोक्रेटिक, भारत सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, तो विचारधारा हमेशा भारत की बदलती सी रही है, क्योंकि यहाँ पे समाजवाद भी देखा जा सकता है, यहाँ पे उदारवाद भी देखा जा सकता है, यहाँ पे लोकतंत्र भी देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिकल जो फैक्टर है, आर्थिक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें किस कंट्री के साथ कैसे कैसे रिलेशन बनाने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। या मॉर्गेंथो की बात आती है कि कभी कभी अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमें नहीं चाह के भी दूसरे देशों के साथ, ऐसे देश के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाना पड़ता है जहां हम नहीं चाहते कि इसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। ठीक है, पाकिस्तान हो, चाइना हो, आप लोग को पता है कि चाइना की इकोनॉमी कितना ज्यादा इकोनॉमी हमारा कवर किया है, बाकी दुनिया की इकोनॉमी को भी कितना कवर किया है, तो नहीं चाह के भी चाइना के साथ दोस्ताना व्यवहार बना के रखना पड़ता है हम लोगों को। तो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इफेक्टेड करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को। आता है नेक्स्ट ऐतिहासिक तत्व यानी हिस्टोरिकल फैक्टर, हमारी कैसे कैसे हिस्ट्री रही है गवर्नमेंट की, क्या क्या हमारा उसको भी बहुत ध्यान रखा जाता है अपने फॉरेन पॉलिसीज को बनाते हुए कि हमारा जो भी इतिहास रहा है वो जो पॉजिटिव रहा है उसको हमेशा किस तरीके से पॉजिटिव बना के रखा जा सके, कैसी फॉरेन पॉलिसी बनाए कि हमेशा हमारे इतिहास को पढ़ा जाए, उनका सम्मान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है कि अपनी संस्कृति कैसा फॉरेन पॉलिसी बनाए कि हमारी संस्कृति का और विकास हो, हमारे यहाँ टूरिज्म का और डेवलपमेंट हो, यहाँ पे रोजगार आए, इस तरीके का कल्चर, हमारा कल्चर और डेवलप हो। भारत की जो सभ्यता है उनको बाहर बहुत पसंद किया जाता है, तो उसको और दुनिया में और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और ज्यादा उसको फैलाया जाए, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय हित की जो बात की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट, मॉर्गेंथो बोलता है कि हर कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाता हुआ अपने राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित दूसरे देश के साथ अपने दोस्ताना व्यवहार को काटते हुए बनता है तो वो ये काम करेगा। अगर किसी भी देश के साथ नहीं चाह के भी अच्छा व्यवहार बनाने की जरूरत पड़ती है अपने राष्ट्रीय हित के लिए, तो वो अच्छा व्यवहार भी बनाएगा, गुड पॉलिसीज भी, पॉजिटिव भी रहेगा उसका एटीट्यूड। ठीक है, फिर नेता का जो व्यक्तित्व है किस तरीके से इफेक्टेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नेता की बात आती है तो कुछ प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों को इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया, उसके बाद समाजवादी रुख लेके गए, हमारे यहाँ पे समाजवादी आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लेके आए हमारे देश में। उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है जिन्होंने पहला परमाणु आविष्कार किया और समाजवाद से थोड़ी थोड़ी प्राइवेट चीजों की तरफ उनका रुझान किया, इंडस्ट्रियल को लेके हमारे देश में। और उसके बाद नरसिम्हा राव का नाम आता है। नरसिम्हा राव ने हमारे यहाँ पे लुक ईस्ट की एक तो थियरी दी थी, सिद्धांत दिया था, डॉक्ट्रिन दिया था कि ईस्ट के देश, एशिया में पूर्व की तरफ जो देश हैं उनकी तरफ देखो, जिससे आसियान की तरफ भारत का रुझान आया था। आसियान के जो देश है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, उस तरफ भारत का रुझान आया था, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार ज्यादा बनाया। और नरसिम्हा राव की एक दिन और है बहुत बड़ी कि भारत को ग्लोबलाइजेशन के बहुत पास लेके गए, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन लेके आए, वो उदारीकरण लेके आए भारत में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देन है। उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल की थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजराल प्रधानमंत्री भी रहे हैं पर वो विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था। उसमें उन्होंने बोला था जितने भी हमारे आसपास के देश हैं यानी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखने की जरूरत है हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व भी ऐसा रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्ट्रांग रही है। हमारे कंट्री की पोजीशन उस समय पे इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत मजबूत देखी गई है, क्योंकि उन्होंने दूसरा परमाणु आविष्कार किया था। इतने सारे बैन लगने के बाद भी भारत ने सिर्फ पीटीबीटी पे साइन किया हुआ है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, एनपीटी पे भारत ने साइन नहीं किया, सीटीबीटी पे अभी तक साइन नहीं किया। और दुनिया में ये बैन है परमाणु का आविष्कार करना, उसके बाद भी भारत ने किया। तो इसके लिए भी स्ट्रांग व्यक्तित्व, स्ट्रांग पर्सनालिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। यूएनओ में हिंदी में भाषण, स्पीच देना, यानी हिंदी का, यानी अपने संस्कृति का प्रचार किया उन्होंने, यही
मैं आपको अभी ऊपर समझा रही थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, वो भी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो उन्होंने जो नरसिम्हा राव की लुक ईस्ट की नीति थी उसको उन्होंने एक्ट ईस्ट में बदला, और हाल फिलहाल में उन्होंने अभी 2020 में अभी लॉकडाउन के समय में, कोरोना वायरस के समय पे इंडिपेंडेंस इंडिया की थ्योरी दी है, जो बहुत बड़ी देन है भारत के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए। यानी उन्होंने बोला कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस पॉइंट में आप लोग जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने स्ट्रांग डिसीजंस लिए हैं उसको आप लोग को जरूर मेंशन करना है। तो आप लोगों का जो आंसर है बहुत वेटेज वाला बनेगा, रिलेवेंट बनेगा, जिससे अच्छे मार्क्स आप लोग गेट कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग कंक्लूजन अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आपका फॉरेन पॉलिसी, उसको उसके ऑब्जेक्ट, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव और उसको इफेक्टेड करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आज की वीडियो में किसी भी पॉइंट पे आप लोग का कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए अपने डाउट्स को, अपने क्वेरीज को। मैं उसका जितना भी हो पाएगा उसको शॉर्ट आउट करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको बहुत सारा लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ इसको शेयर करें, मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के साथ फिर मिलूंगी थर्सडे को। मैंने आप लोग को जैसे बताया कि इसका सेकंड पार्ट जो है, नेम जो गुट निरपेक्ष आंदोलन पहले बना 1961 में, और उसके बाद 1990 में यूएसएसआर के टूटने के बाद में वो एक किस तरीके से गुट निरपेक्ष आंदोलन से ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और प्रेजेंट में उसका क्या रिलेवेंस है, वो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में डिटेल से मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। तब तक अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू, बाय।